नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानी की। ये कहानी है एक कॉन्वेंट की, जहां न केवल भूतिया घटनाएं होती है बल्कि एक प्राचीन शक्ति भी छुपी हुई है। इस कहानी में नायक है सिस्टर मैरी, उसकी दोस्त ग्वेन और वो बच्चा जो एंशिएंट मदर की योजना को रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी और रहस्यमयी सफर को। एक कॉन्वेंट में सिस्टर मैरी कई मिनट तक मदर मैरी की एक तस्वीर के सामने प्रार्थना करती है। कई मिनटों तक वह मदर मैरी की आयु के विषय में विचार करती रहती है। इसके पश्चात वह अपना घूंघट हटाती है और दीवार पर लिखे कुछ शब्दों को छिपाने के लिए चित्र को एक ओर सरका देती है। अपना बैग उठाने के बाद मैरी अधीक्षिका मदर सुपीरियर के कक्ष में चुपचाप प्रवेश कर उनकी चाबियां चुरा लेती है। इसके उपरांत मैरी मुख्य द्वार की ओर दौड़ती है और उसे खोलने के लिए घबराहट में एक एक करके सभी चाबियों को आजमाती है। उसी समय चार ननें उसकी ओर बढ़ने लगती है और भयभीत मैरी अंततः किसी प्रकार ताला खोलने में सफल हो जाती है। दुर्भाग्यवश जंजीर फंसी होने के कारण वह फाटक को केवल थोड़ा सा ही धक्का देकर खोल पाती है, अतः उसे अत्यंत सांकड़े मार्ग से होकर बाहर निकलना पड़ता है। दूसरी ओर पहुंचते ही वह गिर जाती है और एक नन उसका टखना पकड़कर उसे पीछे खींच लेती है, जिससे मैरी की टांग फाटक की लोहे की सलाखों से टकराकर टूट जाती है। असहनीय पीड़ा के कारण वह बेहोश हो जाती है। जब मैरी को होश आता है तो वह एक तीली जलाती है और स्वयं को एक ताबूत के भीतर बंद पाती है। वह ताबूत खोलने का प्रयास करते हुए रोती रहती है, किंतु ताबूत जरा भी नहीं हिलता, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे जीवित अवस्था में ही दफना दिया गया है। मैरी सहायता के लिए लगातार पुकारती रहती है, परंतु कोई भी उसकी पुकार का उत्तर नहीं देता। कुछ समय बाद अमेरिकी नौसिखिया सेसिलिया इटली के कस्टम दफ्तर में होती है, जहां एक सिपाही उसका बैग चेक कर रहा होता है। दूसरा अफसर इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि उसके पास वापसी की टिकट नहीं है और उसने इतालवी भाषा भी नहीं सीखी है, इसलिए प्रक्रिया ज्यादा लंबी हो जाती है। दोनों आदमी सोचते हैं कि वह कॉन्वेंट ज्वाइन करके अपनी जबानी बर्बाद कर रही है। इसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी कर उसे जाने की अनुमति दे दी जाती है। डीकन एंजो सेसिलिया को लेने आता है और वे घंटों देहात के रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार कॉन्वेंट पहुंचते हैं। मदर सुपीरियर उसका इतालवी में स्वागत करती हैं, लेकिन सेसिलिया समझ नहीं पाती, इसलिए इसाबेल उसके लिए अनुवाद करती है। जब मदर सुपीरियर इसाबेल से कहती हैं कि वह सेसिलिया को उसका कमरा दिखाए, तो इसाबेल मना करने की कोशिश करती है, लेकिन मदर सुपीरियर उसे मजबूर कर देती हैं। कमरे की ओर जाते हुए इसाबेल बताती है कि यह कॉन्वेंट 1632 में बूढ़ी बहनों के आश्रय के तौर पर बनाया गया था। इमारत सेंट स्टीवन की कैटाकम्स भूमिगत कब्रगृह के ऊपर बनी है, जहां जाना मना है। दोनों कई कमरों से गुजरती है जो बुजुर्ग औरतों से भरे हैं, और इसाबेल सभी को हंसते मुस्कुराते हुए नमस्ते कहती है। फिर सेसिलिया को उस नन के बारे में बताती है जो ट्यूमर के कारण अगले हफ्ते मर जाएगी। मौत के बारे में उसकी इतनी साधारण भाषा सुनकर सेसिलिया सन्न रह जाती है, तो इसाबेल समझाती है कि मौत कॉन्वेंट की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जब डिमेंशिया से पीड़ित बुजुर्ग नन फ्रांसेस्का अपने पिता के बारे में पूछती है, तो इसाबेल उसके साथ साथ चलती है और सेसिलिया से कहती है कि बेहतर है उसकी भ्रांतियों के साथ खेलते रहो जब तक वह हिंसक न हो जाए। सेसिलिया चलना रोककर कोयर की आवाज सुनती है और नोटिस करती है कि एक नन उसे घूर रही है। तब इसाबेल उसे खींचकर उसके नए कमरे में ले जाती है और साथ ही रोज का टाइम टेबल बताती जाती है। जब सेसिलिया कहती है कि सेवा करना उसके लिए सम्मान की बात है, तो इसाबेल उसे मीठी कहकर ताना मारती है और चेतावनी देती है कि यहां रहना बहुत मुश्किल है। बाद में जब सेसिलिया टॉयलेट इस्तेमाल कर रही होती है, तो ग्वेन अचानक धुएं की तरह अंदर आती है। दोनों बातचीत शुरू करती हैं और सेसिलिया बताती है कि उसका पिछला पैरिश गिरजाघर क्षेत्र कम हाजिरी के कारण बंद हो गया था। इसके बाद फादर टेरेस्की ने उसे भर्ती किया, जो ग्वेन के अनुसार भागी हुई लड़कियां ढूंढने में बहुत माहिर है। शाम को एक विशेष प्रार्थना सभा रखी जाती है ताकि नौसिखिया नने अपनी प्रतिज्ञा ले सकें। लड़कियां मोमबत्तियां हाथ में लेकर गलियारे से गुजरती हैं और सेसिलिया की पहली बार फादर टेरेस्की से आमने सामने मुलाकात होती है। कार्डिनल फ्रांको मास कराते हैं और हर एक नौसिखिया से अलग अलग बात करते हैं।
सिसिलिया को माला देने से पहले टेडेस्की को उसके लिए फ्रांको की बातें अनुवाद करनी पड़ती हैं। वह व्रत लेने पर खुश है, लेकिन फ्रांको की अंगूठी चूमने से पहले थोड़ा झिझकती है। इसके बाद नई बहनों के स्वागत के लिए डिनर पार्टी होती है। सिसिलिया टेडेस्की से बात करती है, जो मानता है कि उसे बचपन में विज्ञान पसंद था, लेकिन बाद में ईश्वर ने उसे दूसरा रास्ता दिखाया। बदले में सिसिलिया बताती है कि जब वह 12 साल की थी तो जमे हुए नदी पर खेलने गई थी। बदकिस्मती से बर्फ टूट गई और वह बेहद ठंडे पानी में गिर गई। पैरामेडिक्स ने उसका दिल लगभग 7 मिनट रुकने के बाद भी उसे बचा लिया। उसे विश्वास है कि ईश्वर ने उसे किसी कारण से बचाया और वह ये कारण जानना चाहती है। जब सिसिलिया बाथरूम जाती है तो उसे अजीब सी सिसकी भरती आवाज सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करते हुए चैपल तक पहुंचती है और वेदी के पीछे वाले कमरे के फर्श पर एक औरत को प्रार्थना करते हुए पाती है। सिसिलिया पास जाकर उसकी हालत देखना चाहती है और यह देखकर दंग रह जाती है कि उस औरत का चेहरा एक अजीब लाल नकाब से ढका हुआ है। अचानक सिसिलिया किसी मौजूदगी से चौंक जाती है, लेकिन वह सिर्फ मदर सुपीरियर होती हैं, जो उसे भरोसा दिलाती हैं कि फर्श पर पड़ी औरत तो बस प्रार्थना में डूबी हुई नन है। फिर मदर सुपीरियर एक बॉक्स से कील निकालती हैं और बताती हैं कि यह यीशु के पैर की उंगली से निकाली गई थी, जबकि वे उसे सिसिलिया के हाथों में रखती हैं। जैसे जैसे वह यीशु की पीड़ा के बारे में बोलती रहती हैं, सिसिलिया को चक्कर सा आने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। अगले दिन सिसिलिया कन्फेशन के लिए जाती है और अपने बेहोश हो जाने का दोष से ज्यादा वाइन पीने पर डालती है। वह मदर सुपीरियर के सामने खुद को शर्मिंदा करने के लिए माफी मांगती है और बेहतर करने का वादा करती है। बूथ में बैठा पादरी एक शब्द तक नहीं बोलता, वह बस उसकी तरफ देखता है और फिर साय में गुम जाता है। सिसिलिया हैरानी से घूर रही होती है कि अचानक दीवार के आर पार से दोहा निकलते हैं और उसे पीछे खींच चलेते हैं। डरी हुई सिसिलिया एक अजीब कमरे में बिस्तर पर गिरा दी जाती है और उसके सामने लालन का बहने 5 ननम प्रकट होती हैं। रहस्यमयी हाथ उसका चेहरा पकड़ लेते हैं और एक नकाब पोषण उससे खंजर से चुभोती है। लेकिन उसी पल सिसिलिया की आंख खुल जाती है। जब वह इधर उधर देखती है तो दरवाजे से फ्रांसेस्का को घूरते हुए देखकर डर जाती है। सिसिलिया लाइट ऑन करती है और वह औरत गायब हो जाती है। सुबह को मदर सुपीरियर युवा ननों को उनके नए कर्तव्यों के बारे में बताती हैं। बेंच पर बैठी ग्वेन लगातार सिसिलिया से बातें करती रहती है, यहां तक कि मदर सुपीरियर को उसे डांटना पड़ता है। बाद में इसाबेल नई ननों को कॉन्वेंट के सारे काम सिखाती है, जिनमें बिस्तर पर पड़े बुजुर्गों को नहलाना धुलाना, कपड़े धोना और रात के खाने के लिए मुर्गियां मारना शामिल है। दिनों के बीतने के साथ ग्वेन और सिसिलिया काफी अच्छी दोस्त बन जाती हैं और काम करते हुए दोनों खूब मस्ती भी करती हैं। हालांकि उन्हें कई बुरी ननों की मौत भी देखनी पड़ती है। एक दिन सिसिलिया नोटिस करती है कि इसाबेल दूर से उसे घूर रही है, लेकिन वह तुरंत गायब हो जाती है। उसी रात सिसिलिया को कुछ महसूस होता है और उसकी नींद खुलती है। वह देखती है कि फ्रांसेस्का उसके बालों की लटें काट रही है। फ्रांसेस्का सिसिलिया को धन कहती है और कहती है कि सब उसे प्यार करते हैं, लेकिन सिसिलिया उसकी इतालवी नहीं समझ पाती। तब सिसिलिया फ्रांसेस्का को इंफर्मरी तक ले जाकर उसे बिस्तर पर सुला देती है, ये जाने बिना कि उसे संत सिसिलिया कहा जा रहा है। कंबल फ्रांसेस्का के पैरों तक नहीं पहुंचते तो सिसिलिया करीब से देखती है और उसके पैरों पर क्रॉस के आकार के अजीब घाव देखती है। अगले दिन सिसिलिया ग्वेन को सब कुछ बता देती है और मानती है कि यह जगह वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। लेकिन ग्वेन कहती है कि यह जगह उसके पिछले घर से बेहतर है। पहले वहां एक लड़का उसे मारता था, तो उसने भी उसे मार दिया और सजा के तौर पर ग्वेन को ननों द्वारा चलाए जा रहे सपोर्ट ग्रुप में भेजा गया। वे ही नने उसकी नन बनने की प्रेरणा बनी। अचानक सिसिलिया उल्टी कर देती है तो वह डॉक्टर गैलो से मिलने जाती है, जो कुछ टेस्ट करते हैं। नतीजों का इंतजार करते हुए सिसिलिया को आवाज सुनाई देती है और वह बाहर झांक कर देखती है कि एक नकाबपोश नन भटकती फिर रही है। उसी समय एक कौआ खिड़की से टकराकर गिरता है और सिसिलिया डरकर इधर उधर देखने लगती है। पक्षी के शव पर सरसरी नजर डालकर सिसिलिया मदर सुपीरियर का पीछा करती हुई दफ्तर तक पहुंचती है, जहां फ्रांको, टेडेस्की और गैलो उसका इंतजार कर रहे हैं। फ्रांको गुस्से में उससे पूछता है कि क्या वह किसी आदमी के साथ रही है और वह कसम खाकर इनकार करती है। गैलो बताता है कि जब वह पहुंची थी
उसने उसका मेडिकल परीक्षण किया था और पाया था कि वह अब तक शारीरिक रूप से अक्षत थी। मदर सुपीरियर ये भी जोड़ती है कि हाल में उनके यहाँ कोई आगंतुक नहीं आया और फिर वे चुपके से सेसिलिया की लाल फाइल एक दराज में छुपा देती हैं। इसके बाद सेसिलिया को इंफर्मरी ले जाया जाता है और गैलो अल्ट्रासाउंड करके दिखाता है कि वह गर्भवती है। शुरुआती सदमे के बाद फ्रांको ऐलान करता है कि यह बच्चा बिना पाप के गर्भ में आया है, इसलिए यह एक चमत्कार है। बाद में सेसिलिया टेडेस्की से कि उसे ही क्यों चुना गया। टेडेस्की इशारा करता है कि शायद यही वह कारण है जिसकी वजह से उसे बचपन में बचाया गया था और उसे याद दिलाता है कि हम लोग ही पृथ्वी के वारिस होंगे। इसके बाद सेसिलिया को विशेष धार्मिक वस्त्र पहनाए जाते हैं और उसे चैपल में लाया जाता है ताकि सारी नने उसकी प्रशंसा में भजन गा सके। 5 महीने बाद सेसिलिया सुबह की उल्टी के साथ जागती है। उसे खून की खांसी होती है और वह हैरान होती है कि उसका एक दांत गिर गया है। नाश्ते पर जाते समय सब उसकी इज्जत में खड़े हो जाते हैं, सिर्फ ग्वेन को छोड़कर। सेसिलिया को अच्छा खाना दिया जाता है और कहा जाता है कि उसे कोई काम नहीं करना चाहिए, बस बच्चे पर ध्यान देना है। ग्वेन ताना मारते हुए कहती है कि अब वे उसे मैरी बुलाना शुरू कर देंगे। बाद में सेसिलिया स्नान कुंड में आराम कर रही होती है कि अचानक इसाबेल उसे पानी के भीतर धकेल देती है और डुबोकर मारने की कोशिश करती है। थोड़ी जद्दोजहद के बाद सेसिलिया इसाबेल के हाथ पर काटकर खुद को छुड़ाती है, लेकिन इसाबेल दोबारा उस पर छपटती है और चीखती है, ये तो मेरे साथ होना था। तभी बाकी नने अंदर आती हैं और चीखती हुई इसाबेल को खींचकर बाहर ले जाती हैं, जो चिल्लाती रहती है कि उन्हें उसके साथ दोबारा कोशिश करनी चाहिए। बाद में सेसिलिया इंफर्मरी जाती है और गैलो पुष्टि करता है कि बच्चा ठीक है। वह इसाबेल की बात का जिक्र करती है और स्पष्टीकरण मांगती है, लेकिन टेडेस्की दावा करता है कि इसाबेल काफी समय से मानसिक रूप से बीमार है और वह सुनिश्चित करेगा कि दोबारा ऐसा न हो। घबराई हुई सेसिलिया को असली अस्पताल किसी असली डॉक्टर के पास ले जाने की गुजारिश करती है और यह भी बताती है कि उसका दांत गिर गया है, लेकिन वे आदमी सोचते हैं कि अगर बात बाहर निकली तो वह सार्वजनिक जगह पर सुरक्षित नहीं रहेगी, इसलिए उसे उद्धारकर्ता के जन्म तक कॉन्वेंट में ही रहना होगा। बाद में जब सेसिलिया टहलने निकलती है तो वह खिड़की पर 2 नकाबपोश ननों को देखती है। उसी पल एक नन छत से गिरती है और बगीचे में चीख पुकार मच जाती है। सेसिलिया भागकर लाश को देखने जाती है और पता चलता है कि वह इसाबेल है, जिसका चेहरा बुरी तरह कुचल चुका है। अंतिम संस्कार के दौरान ग्वेन सेसिलिया से कहती है कि उसे इस जगह पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। दरअसल उसे यह भी नहीं पता कि सेसिलिया के पेट में जो कुछ है उस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। टेडेस्की बीच में टोकता है, लेकिन ग्वेन उसकी अनदेखी कर ऊंची आवाज में अपने वरिष्ठों को ललकारती है और सच्चाई जानने की मांग करती है। वह सबको झूठा कहती है और गंदी गालियां भी देती है, तो टेडेस्की और एंजो को मिलकर उसे घसीट कर ले जाना पड़ता है। उस रात सेसिलिया सो नहीं पाती। अचानक एक पेंटिंग को पकड़े हुए से एक टूट जाती है और तस्वीर टेढ़ी लग जाती है। सेसिलिया देखती है कि इस तस्वीर के पीछे दीवार पर इतालवी में बाइबल का एक उद्धरण लिखा है। वह अपनी बाइबल में वही हिस्सा ढूंढती है और पढ़ती है कि शैतान खुद को प्रकाश के देवदूत की तरह पेश करता है। परेशान होकर सेसिलिया ग्वेन को ढूंढने जाती, लेकिन उसे कमरे में नहीं पाती। फिर वह दफ्तर में जाकर अपनी फाइल लेने की कोशिश करती है, पर दराज बंद होती है। उसे एक आवाज सुनाई देती है और दूसरे कमरे से आती रोशनी दिखती है, लेकिन गनीमत है कि वह जल्दी ही गायब हो जाती है। सेसिलिया को एक चाकू मिलता है और वह उसकी मदद से दराज खोलकर अपनी फाइल निकाल लेती है। अंदर उसके हादसे की अखबारी कटिंग और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट होती है। अचानक सेसिलिया को ग्वेन की चीख सुनाई देती है और वह आवाज का पीछा करते हुए बाहर जाती है। उसकी आवाज लकड़ी के एक दरवाजे के पीछे से आ रही होती है, तो सेसिलिया की होल से झांकती है। ग्वेन को कुर्सी पर बांध दिया गया है और नकाबपोश नने उपकरणों से उसकी जुबान काटने की कोशिश कर रही हैं। डरी हुई सेसिलिया पीछे हटती है और कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन वह सिर्फ फ्रांसिस्का होती है, जो उसे उसके बालों से बना एक ताबीज देती है। सेसिलिया उसे बाहर निकलने में मदद मांगती है, लेकिन फ्रांसिस्का अंग्रेजी में उसे बताती है कि वह कभी भी इस कॉन्वेंट से बाहर नहीं जा पाएगी। अगली सुबह सब लोग सेसिलिया की चीख सुनकर जागते हैं। वरिष्ठ नने उसके कमरे की ओर भागती है और देखती है कि उसका पेट खून से लथपथ है।
आज गैलो की छुट्टी होती है, इसलिए मदर सुपीरियर उसे अस्पताल ले जाना चाहती है। शुरुआत में टेडेस्की इनकार करता है, लेकिन सेसिलिया अपनी जान की भीख मांगती रहती है, तो वह एंजो की गाड़ी निकलवाता है। उनके निकलने के बाद मदर सुपीरियर सेसिलिया के कमरे में प्रार्थना करती हैं। तभी उन्हें फर्श पर एक पंख दिखता है और बिस्तर के नीचे झांकने पर उन्हें वही मरी हुई मुर्गी मिलती है जिसे सेसिलिया ने नकली खून बनाया था। रास्ते में टेडेस्की को फोन पर सच्चाई पता चल जाती है और वह एंजो से गाड़ी रोकने को कहता है। सेसिलिया समझ जाती है कि भेद खुल चुका है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों आदमी तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और वापस खींच लाते हैं। कॉन्वेंट लौटकर मदर सुपीरियर सेसिलिया को बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहलवाती हैं। सेसिलिया जब ये कहती है कि ईश्वर उन्हें इस बर्ताव के लिए माफ नहीं करेगा, तो मदर सुपीरियर उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद सेसिलिया को व्हीलचेयर पर बांधकर वेदी के पीछे वाले कमरे में ले जाया जाता है। अब तक सेसिलिया अंदाजा लगा चुकी है कि यहाँ किसी ने उसे जबरन गर्भवती किया है और वह जवाब मांगती है। टेडेस्की वकील उठाता है और समझाता है कि उन्हें इस पर खून और हड्डी के अंश मिले, जिनसे मसीहा का जेनेटिक कोड निकाल लिया गया। ये यीशु को वापस लाने का मौका हो सकता है। जब सेसिलिया उसे पागल कहती है, तो टेडेस्की उसे उस कमरे में ले जाता है जहां वह सारी नाकाम कोशिशों के जार रखता है। वह बताता है कि वह 20 साल से यीशु को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है और उसे लगता है कि सेसिलिया इसके लिए एकदम सही पात्र है। इसके बाद वे टेडेस्की की लैब में जाते हैं और वह बताता है कि एक वैज्ञानिक के तौर पर वह जेनेटिक्स पर काम करता था, लेकिन उसके साथियों ने उसके प्रयोगों को नापसंद किया। टेडेस्की पादरी इसलिए बना क्योंकि उसे पता था कि अगर बात यीशु को वापस लाने की हो तो चर्च उसे प्रयोग करने न देगा। एंजो सेसिलिया के पैर दबोचे रहता है और टेडेस्की दोनों पैरों पर जलती हुई लोहे की क्रॉस से निशान बना देता है। इसके बाद सेसिलिया को उसके कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता है। वह व्हीलचेयर से उठने की कोशिश करती है, पर घायल पैरों के कारण चल नहीं पाती और गिर जाती है। बहुत मशक्कत के बाद वह दरवाजे तक रेंग कर पहुंचती है, लेकिन दरवाजा बंद पाती है और टूट सी जाती है। कुछ हफ्तों बाद सेसिलिया फ्रांको के पास कन्फेशन के लिए जाती है और कई सवाल पूछती है, लेकिन फ्रांको एक का भी जवाब नहीं देता। बात करते करते सेसिलिया अपनी माला से खेलते हुए अपना नाखून तोड़ बैठती है। वह उसे खींचकर निकालती है और देखती है कि उसकी उंगली किसी चिपचिपे पदार्थ से ढकी हुई है। आखिरकार फ्रांको बोलता है और इशारा करता है कि अगर यह सब ईश्वर की मर्जी के खिलाफ होता तो वह अब तक उन्हें रोक चुका होता। तय तारीख से कुछ दिन पहले गैलो एक और अल्ट्रासाउंड करता है और पुष्टि करता है कि बच्चा हिल-डुल रहा है। फिर वह दवा ढूंढने बाहर जाता है और दरवाजा खुला छोड़ देता है। सेसिलिया इस मौके का फायदा उठाकर एक क्रूस उठाती है और बार बार मारकर मदर सुपीरियर का सिर कुचल देती है, जब तक कि वे मर न जाएं। कमरे से निकलते ही उसे नमी महसूस होती है और पता चलता है कि उसका पानी उतर चुका है। कुछ ही पल बाद बालकनी पर सेसिलिया फ्रांको को पीछे से पकड़ लेती है और माला से उसका गला घोंटने लगती है। आखिरकार फ्रांको मर जाता है और गैलो उसे देखकर तुरंत भाग खड़ा होता है। फ्रांको का लाइटर लेकर सेसिलिया चैपल में जाती है और अपनी पहली प्रसव पीड़ा महसूस करती है। हार मानने से इनकार करते हुए वह पवित्र कील उठाती है और लैब की ओर भागती है, जहां वह फर्श और उपकरणों पर एथेनॉल बिखेर देती है। तभी टेडेस्की आ जाता है और पास आने की कोशिश करता है, लेकिन सेसिलिया लाइटर दिखाकर उसे रोकती है। टेडेस्की उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वह मर भी गई तो वे किसी और लड़की को ले आएंगे। उसका भाषण जारी रहता है कि तभी सेसिलिया को एक और तेज प्रसव पीड़ा होती है और टेडेस्की मौका देखकर लाइटर छीनने की कोशिश करता है। सेसिलिया उसकी खोपड़ी पर बोतल दे मारती है और लैब से भागकर दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। टेडेस्की खिड़की से हाथ निकालकर उसके बाल पकड़ने की कोशिश करता है, तो सेसिलिया उसकी एक उंगली तोड़ देती है। तभी वह नोटिस करती है कि दरवाजे के नीचे से एथेनॉल रिस रहा है और वह लाइटर छोड़ देती है। लैब तुरंत आग की चपेट में आ जाती है। एक छोटे धमाके के बाद सेसिलिया समझती है कि सब खत्म हो गया, लेकिन बदकिस्मती से टेडेस्की अग्निशामक यंत्र निकालकर आग बुझा देता है और दरवाजा तोड़ने लगता है। डरी हुई सेसिलिया को तेज प्रसव पीड़ाएं उठती रहती हैं, जिससे उसके लिए हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है।
जब टेरेस्की आखिरकार दरवाजा तोड़ देता है तो सेसिलिया खुद को संभालकर कैटाकॉम्स की सीढ़ियों की ओर घसीटती हुई ले जाती है। प्रवेश द्वार पर रखे टॉर्च में से एक उठाकर वह छिपने की जगह तलाशने लगती है। काफी देर भटकने के बाद उसे टेरेस्की के कदमों की आहट सुनाई देती है, तो वह एक कमरे में छिपकर टॉर्च बंद कर देती है। वह चुपचाप बैठी रहती है जबकि टेरेस्की गलियारे से गुजरकर आगे निकल जाता है। फिर वह दोबारा टॉर्च ऑन करती है। पीछे मुड़कर देखती है तो ग्वेन का बुरी तरह यातना दिया गया शरीर देखकर आतंकित हो जाती है। सेसिलिया फिर आगे बढ़ती है और आखिर एक ऐसी दीवार पाती है जिसमें बाहर की ओर खुलती हुई सुराख सी जगह होती है। वह उस पर चढ़ने लगती है, लेकिन टेरेस्की उसे पीछे खींच लेता है। वह उसे जमीन पर दबोचकर उसकी ड्रेस फाड़ता है और पेट को उखाड़कर प्रार्थना करने लगता है। टेरेस्की स्कैल्पल निकालकर उसका पेट चीरना शुरू कर देता है, जिससे वह असहनीय दर्द में चीख उठती है। सेसिलिया पूरा ध्यान जेब में रखी कील तक हाथ पहुंचाने पर लगाती है और आखिरकार टेरेस्की की गर्दन में वह कील घोंपकर उसे मार डालती है। इसके बाद रोती हुई सेसिलिया उसका शरीर धक्का देकर हटाती है और सुराख से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही वह जमीन पर गिर पड़ती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए आखिरकार बच्चे को जन्म दे देती है। अपने दांतों से नाल काटने के बाद सेसिलिया अपने ही बच्चे से डर जाती है, क्योंकि वह अजीब पशुवत आवाजें निकाल रहा होता है। वह एक बड़ा पत्थर उठाने का फैसला करती है और बच्चे को मार डालने के लिए उसे कुचल देती है।